ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिमांड क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो एक नज़र फिर से डाल देते हैं हम कि डिमांड क्या होता है। कि डिमांड एक ऐसे है कि हम जो चीज़ मार्केट में जाके खरीद के घर ले आते हैं, वो जो सामान है उसको हम घर में इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसी सामान को हम बोलते हैं डिमांड। कल भी पहले भी लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि डिमांड है, डिज़ायर है, वांट है, एक आम हम इनको एक ही चीज़ समझते हैं। लेकिन डिमांड जो इकोनॉमिक्स में एक डिफरेंट वर्ड है कि क्या है कि डिमांड रेफर्स टू द quantity of a good that is quantity of a good that is purchased at a given cost and particular time. इसको हम कहते हैं डिमांड। कि डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट is purchased at a given cost and particular time. इकोनॉमिक्स में हमने आपको कहा कि जितनी बार भी हम कोई भी बात करते हैं, कोई कुछ अजम्पशंस के ऊपर बात करते हैं, हम कुछ सिचुएशन मान के चलते हैं कि ऐसी सिचुएशन होगी, कुछ ऐसी अजम्पशन होंगी। उन सिचुएशन पे ही हमारे ये जो टर्म्स हैं वो लागू होती हैं। अदरवाइज थ्रू आउट लाइफ जो है वैसी प्रोसेस, वैसी टर्म जो है लागू नहीं होती। डिमांड हम कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी अजम्पशन मान के चलते हैं कि हम सोचते हैं कि नंबर एक, इनकम ऑफ द कंज्यूमर do not change एक उस पर्टिकुलर पीरियड में इनकम जो कंज्यूमर की चेंज नहीं होती है। हम ये भी मान के चलते हैं कि प्राइस ऑफ द गुड remains fixed। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम इनको मान के चलते हैं कि ये चेंज नहीं होते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम डिमांड को कहते हैं कि वो चीज जिसको हम खरीदना चाहते हैं एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, हम उसको बोलते हैं डिमांड। तो डिमांड की हमने टाइप्स पढ़ी थी। दो तरह की डिमांड होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड होती है और एक मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड हमने पढ़ा था कि the quantity of a good which is demanded by an individual at a given price at given time। यानी इंडिविजुअल आदमी, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की जो डिमांड है हम ये मान के चलते हैं। मैंने आपको कहा कि अगर एक घर की कोई ज़रूरत है कि उनका एक दिन में 2 किलो दूध लगता है तो एक सिंगल इंडिविजुअल डिमांड आ गई। या एक घर में एक महीने में 10 किलो शुगर लगती है तो 10 किलो शुगर जो भी आ गई एक घर की इंडिविजुअल डिमांड आ गई। लेकिन दूसरा हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड एक फिर हमने पढ़ा था मार्केट डिमांड। कि पूरी मार्केट में सब लोग, अगर हम
ये मान के चलते हैं कि दूध खरीदते हैं तो पूरी मार्केट वाले लोग जो है कितना दूध उस मार्केट में लगता है, तो टोटल डिमांड ऑफ मिल्क आ जाएगी जो मार्केट में, उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड। फिर उसके हमने पढ़ा था डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल भी दो किस्म का होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा पढ़ा था मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगर हम कोई भी क्वांटिटी, अगर एक इंडिविजुअल की जो डिमांड को एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइस ऑफ द गुड एक कॉलम, क्वांटिटी डिमांडेड दूसरे कॉलम, यानी एक टेबल में प्रेजेंट करते हैं, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अगर हम पूरी मार्केट की डिमांड को एक टेबल में प्रेजेंट करते हैं तो मार्केट डिमांड शेड्यूल हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, अगर हम डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। ग्राफिक presentation of the demand schedule is called डिमांड कर्व। अगर हम डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व से हम डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ गुड जो डिमांडेड बाय द इंडिविजुअल उसको हम शो कर सकते हैं। इसी तरह से आ गया डिमांड कर्व भी दो तरह के आ गए, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व और दूसरा आ गया मार्केट डिमांड कर्व। हम इसको एक डायग्राम ड्रा करके एक टेबल बना के शो करते हैं। मान लो एक आदमी है, उसकी डिमांड फॉर चॉकलेट क्वांटिटी, मान लो चॉकलेट की कीमत अगर ₹1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 5। अगर चॉकलेट की कीमत ₹2 है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर चॉकलेट इज इक्वल टू 4। इसी तरह से जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ते जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होते जाएगी। अगर कॉस्ट ₹4 होगी तो डिमांड 2 चॉकलेट्स की हो जाएगी। अगर प्राइस ₹5 हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड 1 हो जाएगी। अगर प्राइस 6 हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड 0 हो जाएगी। ये हमने पढ़ा भी था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करते जाएंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होते जाएगी। ये लॉ डिमांड में भी है। लॉ डिमांड में क्या होता है कि अगर जैसे जैसे चीज़ें महंगी होती जाती हैं उनकी डिमांड कम होती जाती है, और अगर चीज़ें सस्ती हो जाती है तो डिमांड उनकी बढ़ते जाती है। तो ये आ गया हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसी तरह से
अगर एक और आदमी है उसकी डिमांड हम मान लेते हैं ये क्वांटिटी डिमांडेड बाय पर्सन ए, हम ये लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड बाय पर्सन बी। और यह मान के चलते हैं प्राइस 1 रुपया है, क्वांटिटी डिमांडेड आ गया 10 यूनिट। अगर प्राइस 2 रुपये हो गई, मान लो ये 8 चॉकलेट खरीदना पसंद करेगा। अगर प्राइस 3 रुपये हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड 6 यूनिट्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर प्राइस 4, 5, 0 या भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ऑफ पर्सन ए एंड पर्सन बी। अगर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमारे पास दिया हुआ तो हम उससे मार्केट डिमांड शेड्यूल भी निकाल सकते हैं। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे निकालेंगे कि इन दोनों की जो डिमांड है उसको हम ऐड कर देंगे। मार्केट डिमांड शेड्यूल चॉकलेट की प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए क्वांटिटी डिमांडेड बाय पर्सन बी आप निकाल देंगे मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मार्केट डिमांड हो गया। जब हम डिमांड पर्सन ए की, पर्सन बी, सी, डी जितने भी लोग हैं उन सब की डिमांड को अगर हम इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी मार्केट डिमांड। 1 रुपये में हमने दिया था कि अगर वो 10 यूनिट खरीदता है, 10 और 5 ही हो जाएंगे, 10 यूनिट ए के, 5 यूनिट बी के, तो मार्केट डिमांड आ जाएगी 15 यूनिट्स। इसी तरह अगर प्राइस 2 रुपये है, बी की डिमांड हमने बताया था कि 8 यूनिट मान के चलते हैं, बी की डिमांड 4 यूनिट मान के चलते हैं और ए की डिमांड 8 यूनिट्स, तो टोटल मार्केट डिमांड हो जाएगी 12 यूनिट्स। इसी तरह से नंबर 3, ए की डिमांड 6, बी की डिमांड 3 यूनिट्स, तो टोटल डिमांड हो जाएगी 9 यूनिट्स। इसी तरह से अगर प्राइस बढ़ते जाएगी, 4 पे हो जाएगी, ए की डिमांड 4 यूनिट्स, बी की डिमांड 2 यूनिट्स, टोटल डिमांड हो जाएगी 6 यूनिट्स। इसी तरह से जब प्राइस 5 हो जाएगी, ए की डिमांड 2 यूनिट्स, बी की डिमांड 1 यूनिट, तो टोटल डिमांड हो जाएगी 3 यूनिट्स। तो ये जो टोटल डिमांड है ये हमारे पास आ जाएगी मार्केट डिमांड। तो इनको हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं अलग अलग से। अगर ग्राफिकली शो करेंगे तो उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व।
उसके बाद आगे कुछ इसमें बहुत सारी टर्म जो इस्तेमाल होती है, जैसे जब हम किसी भी गुड की बात करते हैं तो नॉर्मल गुड, की बात करते हैं। नॉर्मल गुड क्या हो गया कि अगर किसी पर्सन की इनकम घटते जाती है तो नॉर्मल गुड के लिए उसकी डिमांड बढ़ते जाती है। इसी तरह से अगर इनकम कम होते जाएगी तो नॉर्मल गुड के लिए डिमांड भी कम होते जाती है। नंबर 2 हमारे पास आता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड ऐसी गुड्स होती हैं कि अगर किसी की इनकम बढ़ते जाती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है कम होते जाती है, और जब इनकम कम होते जाती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ते जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स। Substitute goods are those goods which can replace each other. यानी एक ऐसी गुड्स जो एक अपने यानी एक दूसरे को एक अपने जगह मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि बाजार में भी अगर आटा जो है महंगा होता जाएगा तो हम कंज्यूमर जो है, जो आम आदमी वो अपना जो टेस्ट है वो राइस की तरफ शिफ्ट कर देगा, तो ज्यादा राइस इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। यानी हम आटा की जगह राइस इस्तेमाल शुरू कर देंगे, इसकी जगह इसके बदले में हम अपना गुजारा कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स कि जो मिलके एक हमारी डिमांड को कंप्लीट करते हैं। यानी अगर ऐसी 2 गुड्स हैं जो दोनों मिलके हमारी डिमांड को पूरा करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ये दोनों चीजें आगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कार एंड पेट्रोल, ink and pen, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसके बाद इसी तरह से एक आता है जॉइंट डिमांड। ये बहुत सारी टर्म जो हमारे जो टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, उसमें ये इस्तेमाल होती है बार बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जॉइंट डिमांड क्या होता है। जॉइंट डिमांड क्या होता है कि जब बहुत सारी चीजें मिलकर एक हमारी डिमांड को पूरा करते हैं, उसको हम जॉइंट डिमांड कहते हैं। जैसे अगर हमने चाय बनानी है तो चाय में हमें क्या क्या चीज लगेगी, वाटर लगेगा, मिल्क प्लस शुगर प्लस टी, यानी इतनी सारी चीजें मिलके हमारी एक डिमांड को कंप्लीट करते हैं, उसको बोलेंगे जॉइंट डिमांड। एक होता है कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड हो गया कि एक चीज को हम बहुत सारी जगह इस्तेमाल करते हैं कि डिफरेंट यूजेज जिस चीज के होते हैं उसको बोलेंगे कंपोजिट डिमांड।
जैसे हम मानते हैं कोल है, कोयला, इसको हम हीटिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, रेलवे इंजन में भी इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारी जगह इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलेंगे कंपोजिट डिमांड। इसके बाद आता है डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड होता है, हम मानते हैं कि जो किसी फर्म फैक्ट्री है, वहां पे जो सामान किया जाता है, फैक्ट्री में जो सामान तैयार किया जाता है, उस सामान को तैयार करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। जैसे वहां पे कोई रॉ मटेरियल की जरूरत है, प्लस लेबर की जरूरत है, तब जाके कोई हमारे पास प्रोडक्ट तैयार होता है। यानी ये लेबर जो आ गई हमारे पास, ये आ गया डिराइव्ड डिमांड। यानी हम जो जिस चीज को हम दूसरी चीज तैयार करने के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलेंगे डिराइव्ड डिमांड। उसके बाद है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड, क्रॉस डिमांड होता है कि कभी कभार होता है एक चीज की कीमत बढ़ जाती है, तो हम अपनी जो डिमांड है उस दूसरी चीज उसके बदले में इस्तेमाल करते हैं। यानी मान लो अगर हम टी इस्तेमाल कर रहे हैं, टी की कीमत बढ़ रही है, तो हम कॉफी की तरफ चले जाए, हम कॉफी पीना इस्तेमाल शुरू करते हैं। तो ये बहुत सारी टर्म्स थी जो डिमांड में इस्तेमाल होती है। लेसन जो आपका है कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड, उसमें ये टर्म्स बार बार इस्तेमाल होती है, इसलिए इसका आपको थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड और उसके आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड,